हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने रूसो के विभिन्न सिद्धांतों, उनके विभिन्न विचारधाराओं के बारे में बात की। जैसे हमने उनका सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में बात करी, मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा के बारे में बात करी, राज्य और सरकार संबंधी उनकी विचारधारा के बारे में बात करी। इसके साथ साथ विधि की जो संस्थाएं हैं उनके संदर्भ में उनकी विचारधारा के बारे में बात करी। आज हम बात करेंगे रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व, समाजवाद के तत्व, निरंकुशतावाद के तत्व और लोकतंत्र के तत्व। तो देखते हैं। तो रूसो की विचारधारा में हम देखेंगे व्यक्तिवाद के तत्व किस प्रकार से पाए जाते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से माना जाता है कि व्यक्तिवादी विचारक व्यक्ति को सर्वोच्च मानते हैं और राज्य और समाज को जो है गौण संस्थाएं मानते हैं, उसी प्रकार से रूसो की विचारधारा में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके माध्यम से वो व्यक्ति को प्रधानता प्रदान करते हुए राज्य और समाज को जो है गौण संस्थाएं मानते हैं और राज्य और समाज को जो है वो द्वितीय श्रेणी पे वो रखते हैं। तो ऐसे कौन से तत्व है जिनके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि रूसो जो है वो व्यक्तिवाद का समर्थक था या उनकी विचारधाराओं में व्यक्तिवाद के तत्व निहित है। सबसे पहली बात जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि मानवीय सभ्यता और तत्संबंधी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं ही समस्त बुराई की जड़ है। अर्थात रूसो ने माना था कि मानवीय सभ्यता का जब विकास हुआ तो उस विकास के साथ साथ जो है विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ और मानवीय सभ्यता के साथ साथ ही जो है व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ। इसके साथ साथ विभिन्न अनैतिक व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, जैसे लोभ, लालच या व्यक्ति जो है अनैतिकता को अपनाते हुए अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। तो इस प्रकार के विभिन्न तत्वों का जन्म जो है वो मानव सभ्यता के साथ साथ ही हुआ। अर्थात व्यक्ति जब सभ्य हुआ, वो विवेक से कार्य करने लगा, वो स्वयं का हित देखने लगा, तभी जो है व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी संस्थाएं सामने आई। और जब व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी संस्थाएं सामने आई तो जो है व्यक्ति जो है स्वार्थ की ओर बढ़ने लगा। व्यक्ति जो है लोभ, लालच और इसके साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के प्रति द्वेष, घृणा या उस दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाकर खुद के हित करने की बात वो सोचने लगा। तो इस प्रकार से मानव सभ्यता का जिस प्रकार से विकास हुआ उसी के साथ साथ जो है विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। समाज में अनैतिकता को रोकने के लिए, समाज में अनाचार को रोकने के लिए जो है विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ। और वो जन्म जो है सामान्य आदमी ये सोचता है कि ये जो राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ है या ये जो सामाजिक संस्थाओं का जन्म हुआ है वो इस अनैतिकता को रोकने के लिए हुआ है, या ये व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था के माध्यम से जो सामाजिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, या ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्तिगत संपत्ति में ऊंच नीच की भावना जो उत्पन्न हुई है या गरीबी अमीरी की जो खाई उत्पन्न हुई है, उसको भरने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण हुआ है। जबकि रूसो ने माना कि ये जो संस्थाएं हैं बाद में ये पूंजीपतियों का ही हित समर्थन करती है और जो है जो व्यक्ति जो पीड़ित होते हैं या जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो जो है उनके साथ वैसा ही शोषण होता रहता है, उनके साथ वैसा ही अनाचार होता रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने माना कि रूसो ने ये माना कि यदि हमें वास्तविक सुख प्राप्त करना है, वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, वास्तविक जो है सुकून प्राप्त करना है, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति रहता था और वो जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था, वो विवेक से अपना जीवन व्यतीत नहीं करता था, बल्कि बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से वो अपने जीवन का पालन करता था और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका उद्देश्य हुआ करता था और अपने जीवन की रक्षा करना उसका उद्देश्य हुआ करता था। तो यदि हमें वास्तविक आनंद प्राप्त करना है, वास्तविक सुख प्राप्त करना है, वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो हमें प्राकृतिक अवस्था की ओर ही लौटना चाहिए, या हमें जो है इन मानव सभ्यता के माध्यम से जो नई चीज़ें उत्पन्न हुई है इनको जो है हमें इनकी उपेक्षा हमारे द्वारा की जानी चाहिए। आगे देखते हैं। इसके साथ साथ रूसो का ये मानना है कि सामाजिक कृत्रिमता ने नैतिकता विहीन और दास की स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया है। अर्थात रूसो का ये मानना है कि सामाजिक कृत्रिमता के माध्यम से, सभ्यता के विकास के माध्यम से व्यक्ति में जो है नैतिकता का जो है नैतिकता समाहित नहीं हुई है या नैतिकता का विकास नहीं हुआ है और ना ही व्यक्ति जो है समानता की स्थिति में पहुंचा है, बल्कि जैसे जैसे
सभ्यता का विकास हुआ है, सामाजिक कृत्रिमताएं या सामाजिक संस्थाओं का जन्म हुआ है, वैसे वैसे व्यक्ति जो है नैतिकता विहीन होता जा रहा है, वैसे वैसे सामाजिक समानताएं समाप्त होती जा रही है और व्यक्ति जो है दास की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। अर्थात प्राकृतिक अवस्था की समाप्ति के पश्चात, जैसे प्राकृतिक अवस्था में था कि सभी व्यक्ति समान थे, सभी व्यक्ति जो है स्वतंत्र थे, ऐसी स्थिति प्राकृतिक अवस्था के पश्चात जब समाज का निर्माण हुआ, सामाजिक कृत्रिम संस्थाओं का निर्माण हुआ, उसके पश्चात जो है व्यक्ति समानता से असमानता की स्थिति में पहुंच गया। व्यक्ति दास की स्थिति में इसलिए पहुंचा क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति की संस्थाएं उत्पन्न हो गई, और व्यक्तिगत संपत्ति की जब संस्थाएं उत्पन्न होती है तो व्यक्ति जो है उसमें अमीरी गरीबी की खाई उत्पन्न होती है, और ऐसी स्थिति में जो निर्धन व्यक्ति होता है वो पूंजीपतियों का दास बन जाता है या उनके अनुसार उसको आचरण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से रूसो ने माना कि सामाजिक कृत्रिमता के माध्यम से नैतिकता विहीन और असमानता की स्थिति में व्यक्ति पहुंचा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक समझौते का प्रतिपादन भी व्यक्तिवाद का ही समर्थन है। अर्थात उन्होंने सामाजिक समझौते का प्रतिपादन भी इस आधार पे किया कि उन्होंने माना कि समझौते के माध्यम से जो है एक ऐसे समाज का निर्माण होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपना व्यवस्थित जीवन निर्वहन करना चाहता है, परंतु व्यक्ति जो है बिना समाज के भी अपना जीवन निर्वाहन कर सकता है, और बिना समाज के ही वो भी बहुत जो है सुखपूर्वक और बहुत ही स्वतंत्रतापूर्वक समानतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन समाज का निर्माण जो है वो व्यक्ति की स्थिति में जो गिरावट आई है, अर्थात व्यक्ति में जो अनैतिकता या व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था के माध्यम से व्यक्ति की जीवन में जो असमानता उत्पन्न हुई है, जो दास की स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे बचाने के लिए जो है सामाजिक समझौते का प्रतिपादन हुआ, और सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्ति को समानता की स्थिति में लाने का प्रयास किया गया, उसको उसकी स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया गया। अगली बात यह है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक और राजनीतिक बंधनों से व्यक्ति की मुक्ति का आह्वान किया गया है। अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका ग्रंथ था उसमें उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति जो है, एक कथन उनका सामने आता है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा होता है और वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अर्थात उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इस बात का आह्वान किया कि व्यक्ति को जो है मुक्त छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहकर अपने व्यक्तित्व का जो है वो सही तरीके से विकास कर पाता है, या व्यक्ति की जो प्रकृति है वो स्वतंत्र रहने की है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहने का प्रयास किया कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन वो सामाजिक और राजनीतिक बंधनों में बाद में बंध जाता है, और जो है ये बंधन जो है उसके ऊपर कम से कम होने चाहिए। अब हम देखते हैं रूसो की विचारधारा में समाजवाद के तत्व। अर्थात रूसो को जो है समाजवादी विचारक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवाद जो है वो रूसो की विचारधारा के बहुत बाद जो है विधिवत रूप से कार्ल मार्क्स के द्वारा इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि रूसो की विचारधारा में जो है समाजवाद के तत्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा जो है व्यक्ति की संपत्ति तथा अर्थ के केंद्रीकरण के विरोधी है, और उनका ये मानना है समाजवादी विचारधारा का कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है जो व्यक्ति के शोषण को जन्म देती है, व्यक्तिगत संपत्ति के माध्यम से समाज में असमानताएं उत्पन्न होती है और शोषण का जन्म होता है, अनैतिकता का जन्म होता है। और रूसो का भी यही मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति की जो संस्थाएं थी वो प्राकृतिक अवस्था में नहीं थी, बल्कि व्यक्ति के संपत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो है वो समानता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था और स्वतंत्रता पूर्वक जो है सिर्फ वो अपने जीवन का पालन करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये माना कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो आदर्श अवस्था थी, लेकिन जब प्राकृतिक अवस्था में निजी संपत्ति के सर्प का उदय हुआ तो जो है सामाजिक शांति समाप्त हो गई, सामाजिक समानता समाप्त हो गई, और समाज में अव्यवस्था और अशांति और इसके साथ साथ असमानता और अनैतिकता उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है निजी संपत्ति का विरोध किया, या निजी संपत्ति को जो है एक ऐसी संस्था माना जिसके माध्यम से समाज में असमानता अनैतिकता उत्पन्न होती है, और निजी संपत्ति के माध्यम से शोषण का जन्म होता है और दासता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने डिजाइन की अकादमी में अब उनके द्वारा लिखा गया जो दूसरा लेख था जिसका शीर्षक था
असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। उस लेख में उन्होंने जो है निजी संपत्ति की संस्था को अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण बताया था, क्योंकि उनका यही मानना था कि संपत्ति जो है उसके माध्यम से समाज में असमानता उत्पन्न होती है और उसमें जो है समाज में द्वेष उत्पन्न होता है और जो है अनैतिकता उत्पन्न होती है। तो इसलिए उन्होंने निजी संपत्ति का विरोध किया। तो इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से समाजवादी विचारधारा ये मानती है कि निजी संपत्ति के माध्यम से असमानता उत्पन्न होती है, शोषण का जन्म होता है, उसी प्रकार के विचार जो थे रूसो की विचारधारा में भी देखने को मिले। रूसो ने एक जगह यह भी कहा है कि नागरिक शासन एक ऐसा पैशाचिक साधन है जो व्यक्तिगत संपत्ति की कृत्रिम वैधानिकता को मान्यता प्रदान करता है। अर्थात उन्होंने राज्य शासन का या नागरिक शासन का विरोध करते हुए एक सेंटेंस कहा कि उनका कथन था कि नागरिक शासन पैशाचिक साधन है, अर्थात वो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से निजी संपत्ति की कृत को जो है वैधानिकता प्राप्त होती है, और जब निजी संपत्ति को वैधानिकता प्राप्त होती है तो समाज में शोषण का जन्म होता है, असमानता का जन्म होता है। इस संदर्भ में सेबाइन का कहना है कि समाजवाद को रूसो की यह देन है कि एक सामान्य धारणा के रूप में समस्त अधिकार, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है, समाज के अंदर ही अधिकार है, न कि उसके विरुद्ध। अर्थात सेबाइन ने स्पष्ट किया कि रूसो की विचारधारा में समाजवाद के तत्व इस रूप में दिखाई देते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति को जो भी अधिकार प्राप्त है, समझौते के माध्यम से ये कहा गया कि व्यक्ति को जो भी अधिकार प्राप्त है वो समाज के समक्ष समर्पित है, उसके समस्त अधिकार, और व्यक्ति का जो भी अधिकार है वो समाज के साथ ही है, समाज के अंदर ही है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है वो समाज के विकास में निहित है, व्यक्ति के अधिकार समाज में निहित है। तो इस प्रकार से सेबाइन ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उनके समझौते की धारणा, अर्थात उन्होंने कहा कि समझौते के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने समस्त अधिकार जो है वो समाज के समक्ष समर्पित कर देता है और समाज के हित में, सामान्य हित के हिसाब से जो सही होगा उसी का पालन करते हुए व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। अर्थात समस्त समाज के साथ उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और समस्त समाज के साथ ही जो है उसको अधिकार प्राप्त होंगे, समाज के द्वारा उसको दिए गए अधिकार ही जो है वो उपभोग कर पाएगा। तो इस रूप में सेबाइन ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार से उनकी विचारधारा में समाजवाद के तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि उनकी रचनाओं के माध्यम से, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है एक कथन निहित है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, इस कथन के माध्यम से और उनकी विचारधारा के माध्यम से ये जो है परिलक्षित होता है कि उनके विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व निहित थे। इसके साथ साथ उनका जो लेख था जो उन्होंने डिजाइन के अकादमी में लिखा था, जिसका शीर्षक था असमानताओं की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, में उन्होंने निजी संपत्ति का विरोध किया और निजी संपत्ति को जो है उन्होंने शोषण का कारण माना, असमानता का कारण माना, और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो है स्वतंत्र था, खुश था और वो जो है समानतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन जब निजी संपत्ति का सर्प का उदय हुआ तो ये जो शांति थी वो समानता में परिवर्तित हो गई, जो नैतिकता थी वो अनैतिकता में परिवर्तित हो गई। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि रूसो की विचारधारा में व्यक्तिवाद और समाजवाद के तत्व निहित है। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। मैं आपको एक बार सारे स्लाइड्स दिखा देती हूँ।